तुषार। सो टॉर्क हमने 11th स्टैंडर्ड में किया, एज आई सेड अर्लियर। टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अपने पास में ये एक मैग्नेट है, तो ये हमने एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल एन एस, इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो ये आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी। अब जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल प्लस एम है, इसके लिए इधर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। साउथ पोल का फोर्स एक्टिंग इज दिस एफ इधर। ये आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल द डिस्टेंस इज 2L, so this is 2L. So two equal and opposite forces acting along the same straight line, it constitutes a couple. जोड़ी में फोर्स एक्ट कर रहा है, दिस इज कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कपल। इस वजह से अपना मैग्नेट क्या होगा, अपना मैग्नेट टिल्ट हो जाएगा। तो हमने सेकेंड केस में ये टिल्टेड मैग्नेट बना दिया। तो ये आपके पास एंगल आ गया थीटा। तो अगर आप ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालोगे, दिस इज द फोर्स, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है बी। तो दो फोर्सेस के बीच में जो आपका कोई भी, आप यहां से ले लो या इधर से ले लो, डिस्टेंस रिमेन्स द सेम। ये आपका ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड इज 2L sin थीटा, opposite side is sine component, adjacent side is cos component। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टॉर्क इट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हम लोग लिखेंगे mb, आई एम यूजिंग द ओल्ड डिनोशंस, सो दिस इज mb, perpendicular head 2L sin theta, small m into 2L gives me capital M, so this is mb sin theta। वेक्टर फॉर्म में ये हो गया अपने लिए m bar cross theta। So now if your theta is 90, sin 90 हो जाएगा 1, साइन 90 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा 1। Now since your sin 90 is 1, तो आपके पास टाउ बच गया mb। इफ यू रिकलेक्ट, आज सुबह जो लोग ने मैग्नेटिज्म अटेंड किया था, this m can be written as NIA, n is the number of turns, I is the current and A is the area। तो आपका टाउ हो जाता है NIAB sin थीटा। अब आप चाहो तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, आप इसको याद रख लो बीना sin थीटा। बीना इज अ नेम। Now I did it in my 12th because मेरे एक रिलेटिव है जिसका नाम बीना है, तो टू रिमेम्बर दिस कि हाँ भाई ये अपनी वो आंटी का नाम है बीना, तो बीना साइन थीटा। तो ऐसे आपकी आंटी भले ही ना हो, बट आप ये बीना याद रख सकते हो। आइडियली NIAB साइन थीटा, बट जस्ट टू रिमेम्बर एक नाम के हिसाब से, तो ये हो गया टॉर्क। इसका एक पिक लेके रख लो, या अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो नोट डाउन कर लो। चलो जल्दी जल्दी। इट विल बी ऑन गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर वैसे तो दो टाइप, बैलिस्टिक और डेड बीट। हम बैलिस्टिक करते ही नहीं,
फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन डेड बीट। डेड बीट में मेरे पास दो टाइप, मूविंग कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। यस, तो गैल्वेनोमीटर में वी आर डूइंग डेड बीट। डेड बीट मतलब उधर मैग्नेट भी है और कॉइल भी है, उसको हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। इसमें दो टाइप्स, मूविंग कॉइल, मूविंग मैग्नेट। मूविंग कॉइल में भी दो टाइप, सस्पेंडेड एंड पिवोटेड। तो अभी जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं दैट इज पिवोटेड, वो पॉइंटर वाला, दैट इज पिवोटेड टाइप। जो बुक में हमको थ्योरी पढ़ाया जाता है दैट इज सस्पेंडेड टाइप एमसीजी, जो पहले चलता था। आइडियली अभी ऑब्सोलेट है, अभी ये यूज नहीं होता। तो डायग्राम के लिए आप अपना टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हैं, पेज 238 पे आप देख लीजिए। तो पेज 238 पे आप डायग्राम चेक कर सकते हैं। अब हमको क्या पढ़ना है और हमको कैसे पढ़ना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो वी आर स्टडीइंग द एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाम से ही पता चलता है मूविंग कॉइल, कौन मूव हो रहा है, कॉइल मूव होने वाला। क्या करने वाला है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का काम है करंट का डिफ्लेक्शन बताना। गैल्वेनोमीटर आपको करंट की रीडिंग नहीं देता है, करंट की रीडिंग आपको एमीटर देता है। गैल्वेनोमीटर आपको सिर्फ डिफ्लेक्शन बताता है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। करेक्ट, वेरी गुड अमर। So it tells us about the magnitude of the deflection। हमको magnitude of deflection बताता है गैल्वेनोमीटर। तो अभी इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, तो इसका प्रिंसिपल देखिए। हमारे पास है करंट कैरिंग कॉइल, तो देयर इज अ कॉइल जिसमें से करंट फ्लो होगा, तो देयर इज अ करंट कैरिंग कॉइल। उसको हमने रखा है एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपके पास एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, ये आपका फील्ड है फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल। तो ये आपके पास एक रेडियल फील्ड है। इस रेडियल फील्ड के बीच में, मतलब आपके पास में ऐसे, ये आपका रेडियल फील्ड होगा। तो रेडियल फील्ड के पास के बीच में आपके पास में ये कॉइल है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। तो हमारे पास है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो ये बेसिकली द कॉइल इज मूविंग। क्या प्रिंसिपल है इसका, हमारे पास है करंट कैरिंग कॉइल। सो वी हैव अ करंट कैरिंग कॉइल। दिस करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिसके वजह से इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा और ये डिफ्लेक्ट होगा। तो बेसिकली करंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट। कंस्ट्रक्शन, सो कंस्ट्रक्शन आइडियली आपके पास एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है, फिर नीचे आपके पास में रेक्टेंगुलर कॉइल्स है, आपके पास में हॉर्सशू मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। करंट फ्लो होगा फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर में से, कॉइल में से फ्लो होगा, टॉर्क मिलेगा, उसमें जनरेट होगा, कॉइल डिफ्लेक्ट होगा। अब इस डिफ्लेक्शन को देखने के लिए आपके पास उधर ऊपर वायर में एक मिरर है। ये आपका मिरर एंड स्केल अरेंजमेंट यहाँ पर है वायर में। तो जो भी इधर डिफ्लेक्शन हो रहा है वो मिरर में आप देख रहे हैं। आई डोंट नो हाउ फार यू नो अबाउट दिस। आपने वो शायद किसका सुना होगा, अर्जुन रहता है, अर्जुन द ग्रेट बो एंड एरो एक्सपर्ट। अपने पांडव, ऊपर नीचे मछली घूम रही है इधर, एंड ही हैज टू सी द रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन को देखकर उसकी आंख में आपको तीर मारना है। सो आइडियली ये नया कुछ नहीं है, ये बहुत पहले से अपने पास
सिर्फ हमने इसको एज अ टेक्नोलॉजी देखो कैसे यूज किया। तो अर्जुन के आंख वाले कॉन्सेप्ट को इधर घुमाया, आपका कॉइल घूम रहा है, आपको डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, पर ये सब तो बंद है, आप ऐसे देखकर रिफ्लेक्शन का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो आपने ऊपर इधर मिरर लगा दिया है कि इधर जो भी डिफ्लेक्शन होगा, ये आपके पास इधर स्केल है, आप देख सकते हो इधर की कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। तो ये आपका मिरर एंड स्केल अरेंजमेंट है। तो कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। नाउ लेट्स कम आइडियली टू द वर्किंग वाला पार्ट। दिस इज द इम्पोर्टेंट सेक्शन, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये वायर है, वायर में से करंट आया, करंट ने फ्लो होना शुरू किया, तो करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आपके करंट के फ्लो का डायरेक्शन आपने दिखा दिया। चलिए नाउ लेट्स फाइंड आउट द फोर्स। ये करंट इधर नीचे जा रहा है, करंट का डायरेक्शन नीचे। मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, एफ बी आई। तो एडी में देखिए एफ बी आई। सो वेयर इज द फोर्स एक्टिंग? फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। तो जो आपका फोर्स बन रहा है वो किधर है? बाहर की तरफ। चलो बनाओ फोर्स बाहर। तो ये आपका फोर्स हो गया बाहर की तरफ। यहाँ पर B और I दोनों सेम डायरेक्शन में, B और I दोनों सेम डायरेक्शन में, साइन 0 0 खत्म। इधर नो फोर्स है। अब इधर ऊपर देखिए, फिर से अप्लाई कीजिए एफ बी आई, बी आई एफ थंब इज गोइंग इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर इनसाइड। तो ये आपके पास फोर्स एक्टिंग इधर है। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग। ऊपर जब आ गया ए बी वाले लाइन पे, फिर से साइन 180 0 है, नो फोर्स। तो इधर ऊपर नीचे कोई भी फोर्स नहीं है, फोर्स इधर, फोर्स अंदर। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, it constitutes a couple, it constitutes a torque। तो यहाँ पर जो अपने को टॉर्क मिलेगा उसको बोलते हैं हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसके वजह से जो टॉर्क जेनरेट होगी उस टॉर्क का नाम है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, टाउ डी। तो ये आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इसका नाम है टाउ डी, नाम रखा है हमने इसका। वी नो दैट दिस इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। F is equal to I L B sin थीटा। ये हमने फोर्स का डेरिवेशन दिखा है। सो इट इज I L B sin थीटा। साइन 90 है दोनों केस में, साइन 90 is 1। कोई भी फोर्स ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, साइन 90 is 1 into the perpendicular distance। ये आपका perpendicular distance B। If we are saying there are n turns of the coil, तो इधर आप n डाल दीजिए, L into B। What is length into breadth? Length into breadth अपने को मिलेगा एरिया। तो जो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है that is equal to NIAB। या अगर आप उसको एज अ नाम याद रखना चाहते हो तो हम इसको लिख देंगे टाउ डी इज बी। बोथ आर वन एंड द सेम, ये दोनों एक ही चीज है। NIAB या BINA, सिर्फ आपने सीक्वेंसिंग को बदल दिया है। चलो प्लीज ध्यान दो, अपने पास एक थैली है, ये थैली मेरे लिए वायर है, करंट पास हुआ, ये ऐसा डिफ्लेक्ट हुआ, ये कॉइल है ना, कॉइल ऐसा घूमा, फिर छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये वापस अपने जगह पे आएगा कि नहीं?
तो ये जब गोल घूम रहा है, जब ये कॉइल गोल घूम रहा है तो ऊपर जो वायर है, वायर ट्विस्ट हो रहा है। कॉइल जब घूम रहा है तो वायर क्या हो रहा है, वायर ट्विस्ट हो रहा है। तो जब वायर ट्विस्ट होगा तो वायर भी तो अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश करेगा। आ रही है बात, समझ में आ रही है? तो करंट पास होने की वजह से आपको मिला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, क्योंकि ये करंट पास हुआ है तो जो वायर है, वायर हो रहा है ट्विस्ट, तो वायर अपनी जगह पे वापस आने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से जनरेट होगा रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क जो है, दैट विल चेंज फ्रॉम वायर टू वायर, मटीरियल टू मटीरियल। हर मटीरियल का ट्विस्टिंग कैपेसिटी अलग होगा। सो वी से दैट दिस tau r, it is proportional to c theta, where this c इसका बोल सकते हो ट्विस्ट कांस्टेंट। ये इजी वर्ड हो गया, ये इलास्टिसिटी का टर्म है, इसको आप टॉर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हो। इलास्टिसिटी में इसका नाम है टॉर्शनल कांस्टेंट। अपना इलास्टिसिटी का शीट पढ़ना जाके, उधर आपको मिलेगा ये टर्म। ओके, तो अब आएंगे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो कब ये ट्विस्टिंग एंड टर्निंग ये सब कब बंद होगा, या जब आपका कॉइल ने घूमना बंद कर दिया है, ये सिचुएशन कब होगा? when the deflecting torque will be equal to the restoring torque, जब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तब जाके आपका ये प्रोसेस रुक जाएगा। तो वो हो गया आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन। पहले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा है क्योंकि अभी ट्विस्ट नहीं हुआ है, धीरे 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 टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है तो इधर ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है तो वो उसको अपोज कर रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो उस टाइम पे इक्वेशन क्या होगा? उस टाइम पे इक्वेशन देखिए आपका, दिस इज बीटा इक्वल टू सी थीटा। So therefore I is equal to C upon NBA theta. Therefore I is proportional to theta. Why? Because ये constant number of turns आप change नहीं कर सकते, बीच में आप मैग्नेट चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप इस कॉइल का लेंथ और ब्रेड्थ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बार आपने कॉइल ले लिया तो सारा कुछ क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। क्या दो चीज चेंज हो सकता है? आपका करंट फ्लोइंग आप चेंज कर सकते हो, और उसके हिसाब से आपका जो ट्विस्ट डेवलप होगा वो चेंज होगा। मतलब जो आपका करंट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्ट, और यू कैन से द एंगल। जितना ज्यादा ट्विस्टिंग उतना ज्यादा करंट, या जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा करंट। I is equal to C upon NBA। अभी लॉजिक लगाओ, n बढ़ेगा तो I क्या होगा? कम हो जाएगा। समझा? I का प्रोपोर्शनलिटी लिखो, I is inversely proportional to n, I is inversely proportional to B, I is inversely proportional to the area, I is directly proportional to theta, I is directly proportional to the torsional constant। तो यहाँ पर जब आप MC डबल हो गया तो करंट आधा हो गया, मैग्नेटिक फील्ड मैंने आधा कर दिया तो करंट डबल हो गया, एरिया आपने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो करंट 1/4 हो गया।
आ रहा है, समझ में आ रहा है? एमसीक्यूज में आप इसको कैसे रिलेट करोगे? ये हो गया आपका थ्योरी या न्यूमेरिकल्स में भी, फॉर दैट मैटर न्यूमेरिकल्स में भी θ1 इज 30 डिग्रीज, θ2 इज 60 डिग्रीज। तो अब θ1 मालूम है, θ2 मालूम है, तो 30 को आप लिखोगे π/6 और 60 डिग्रीज को लिखिए π/3। ऑटोमेटिकली आप अपना